हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रमन। मैं हूं एक एंड्रोलॉजिस्ट और आज इस श्रृंखला में हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। और मेरे साथ हैं शिली। हाय फ्रेंड्स, मैं शिली धीमान हूँ और मैं एक सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। और जैसे कि डॉक्टर रमन ने कहा, आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। तो शिली, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं आए दिन मेल इनफर्टिलिटी के साथ, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ। तो आई थिंक सबसे पहले इस सीरीज़ में हमें क्लियर करना चाहिए कि एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन होता है और एक एंड्रोलॉजिस्ट कौन होता है। ये लोग कैसे इन्वॉल्व होते हैं फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में। तो एक एंड्रोलॉजिस्ट का रोल दोस्तों है एक मेल पेशेंट को देखना, उनसे पूछना कि उनको किस तरह की दिक्कत है, क्या वो संबंध ना बना पाने की वजह से बेबी नहीं कर पा रहे या उनके कोई स्पर्म में प्रॉब्लम्स हैं। और अगर वो प्रॉब्लम्स हैं तो उनको ठीक करना पहले दवाइयों से और कभी ज़रूरत हो तो सर्जरी से। और अगर कंडीशन बहुत सीवियर हो तो कभी कभी स्पर्म को निकालने के लिए कुछ सर्जरीज करके एक स्पर्म को एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देना। अब हम जानते हैं शिली से एम्ब्रियोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है। डॉक्टर रमन एम्ब्रियोलॉजिस्ट IVF साइंटिस्ट है जो बेसिकली कर्टन्स के पीछे काम करते हैं और पेशेंट्स के नज़र में ज़्यादा होते नहीं हैं। ये IVF साइंटिस्ट हैं जो स्पर्म को डीपली चेक करते हैं, एग्स को डीपली चेक करते हैं और इनको कंबाइन करके एक एम्ब्रियो क्रिएट करते हैं जो एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में रिजल्ट दे सके। सो डॉक्टर रमन, आई थिंक पहले हमें लोगों को बताना चाहिए कि मेल इनफर्टिलिटी है क्या और कैसे होता है। शिली, आई थिंक हाँ बिल्कुल, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो मेल इनफर्टिलिटी के बेसिकली दो तरह के टाइप्स कह सकते हैं हम। एक होता है सेक्सुअल डिस्फंक्शन, यानी कि जो कपल है वो आपस में कॉन्जुमेट नहीं कर पा रहा, संबंध ही नहीं बना पा रहा, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल पार्टनर में जा ही नहीं पा रहे। इस पार्ट को हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन कहते हैं। इसमें यूजुअली आते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या लिबिडो या डिजायर ना होना सेक्स करने का या इंटरकोर्स करने का। इसका दूसरा कंपोनेंट है कि उनके बीच में संबंध बन रहा है बट उनके स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है, या तो स्पर्म निकल ही नहीं पा रहा है या फिर उनको ऑर्गेज्म आ ही नहीं रहा है संबंध बनाते हुए, या फिर जब स्पर्म निकल रहा है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, या उसमें शुक्राणु की मात्रा बहुत कम है, या वो शुक्राणु हेल्दी नहीं है, या शुक्राणु मरे हुए हैं। इस तरह के कुछ रीजंस हो सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ रीजंस होते हैं कि शुक्राणु भी ठीक हो और फीमेल पार्टनर भी ठीक हो, फिर भी उनके बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज ना होने की वजह से भी उनको बेबी नहीं हो रहा, और जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। ने कहा कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन में प्रॉब्लम है और लिबिडो है, तो इसका मैनेजमेंट क्या है? सेक्सुअल डिस्फंक्शन में यूजुअली जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं वो होती हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और लो लिबिडो। ये कॉमनली पेशेंट्स मेरे पास इन्हीं तीन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यूजुअली दो तरह का होता है, तो साइकोलॉजिकल होता है यानी मानसिक होता है। बहुत लोगों को एंग्जाइटी होती है संबंध बनाने में, उसकी वजह से बहुत सारे यंग कपल्स ऐसे होते हैं जिनको उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। बाकी कुछ पेशेंट्स को ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, यानी कि उनके ऑर्गन में या उनके नर्व्स में या उनकी आर्टरी में या पेनाइल स्पॉन्ज में या वेन्स में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो इरेक्शन को सस्टेन नहीं कर पाते। दोनों के लिए ही हम सबसे पहले मेडिकल थेरेपी यानी दवाइयों का हेल्प लेते हैं। ऑलमोस्ट 90-95% पेशेंट्स तो दवाई से ही अच्छे से ठीक हो जाते हैं। बट कुछ पेशेंट्स हैं जिनको कभी कभी हमें एडवांस थेरेपी देनी होती है, जैसे कि हम कुछ इंजेक्शन दे सकते हैं, जैसे एक PRP थेरेपी होती है वो दे सकते हैं कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में हम शॉक वेव थेरेपी दे सकते हैं। और बहुत कुछ कम ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कभी कभी हमें इम्प्लांट ऑफर करना पड़ता है, यानी कि हम पीनिस के अंदर कुछ रॉड्स डाल के पीनिस में इरेक्शन ला सकते हैं। जब हम बात करते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन अगेन दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यानी कि कुछ लोगों में जन्म से ही सेरोटोनिन मात्रा ब्रेन में कम होने से उनका पानी जो है जल्दी छूट जाता है, और कुछ लोगों का एंग्जाइटी, स्ट्रेस इन रीज़न से या लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम होने से या एंग्जाइटी होने से कभी कभी पानी जल्दी छूटने लगता है। यूजुअली दोनों पेशेंट्स में ही हम दवाइयों से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। बट अगेन बहुत थोड़े से ऐसे पेशेंट्स हैं 100 में से 5 जिनमें दवाइयाँ बहुत इफेक्टिव नहीं हैं, उस पर हम सर्जिकल थेरेपीज़ ऑफर करते हैं। बोटॉक्स थेरेपी है, हम फिलर्स को इंजेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी हम नर्व्स को हटा सकते हैं, उनको कट कर सकते हैं, जिनको हम न्यूरेक्टमीज कहते हैं। इस तरह के सर्जरी से बहुत सारे पेशेंट्स को फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा एक कॉमन प्रॉब्लम है लो लिबिडो, यानी कि पेशेंट्स का डिज़ायर ही नहीं होता संबंध बनाने का। मोस्ट लाइकली ये स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं सर हमारा मन ही नहीं करता है, हम करते हैं तो इरेक्शन आता है फिर चला जाता है। यूजुअली ये एक चीज़ ऐसी है जिसको हम डायरेक्टली स्ट्रेस इंड्यूस मानते हैं।
बट काफ़ी सारे पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन की कमी से भी ऐसा होता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए, सेक्सुअल डिसफंक्शंस के लिए हमारे पास इलाज है। मेरा सिर्फ मैसेज लोगों को ये है कि इसको एक बीमारी ही मानना चाहिए, इसको एक गुप्त रोग समझ के इससे बचना नहीं चाहिए। जैसे कार्डिक प्रॉब्लम के लिए, लिवर प्रॉब्लम के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वैसे ही इसको जेनाइटल प्रॉब्लम समझ के, एक बीमारी समझ के प्रेजेंट करना चाहिए और इसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। इनफैक्ट लिटरेचर तो ये भी कहता है कि इन बीमारियों का, इन सब बड़ी बीमारियों से, स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, डायबिटीज़ से, इनसे बहुत गहरा नाता है। तो टाइमली अगर इनका ट्रीटमेंट हो जाए तो उनसे भी हम बच सकते हैं। सो डॉक्टर रमन, अगर आपके पास कोई ऐसा एक पेशेंट आए जिसके सीमन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए कोई ट्रीटमेंट है? तो चलिए, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको सीमन ही नहीं बाहर आता। तो हमें सबसे पहले तो देखना है कि उनको ऑर्गेज़म हो रहा है या नहीं। अगर इसलिए सीमन बाहर नहीं आ रहा कि उनका ऑर्गेज़म ही नहीं हो रहा, तो फिर हमें थोड़ा साइकोथेरेपी और कुछ मेडिसिन की मदद से उनको पहले समझाना पड़ता है कि ऑर्गेज़म कैसे होता है, क्या उनको सोचना चाहिए, फैंटेसी कैसे बनानी चाहिए। तो फिर वो एक बार एजुकेटेड होने के बाद यूजुअली ठीक होने लगते हैं। दूसरे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कोई और प्रॉब्लम है, या तो उनका सीमन बाहर निकलता ही नहीं, वो पीछे ब्लैडर में चला जाता है, जिसको हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। और कई सारे पेशेंट्स हैं जो कुछ दवाइयाँ लेते हैं जिनकी वजह से सीमन बाहर नहीं आता है। और काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सर्जरी हुई होती है कोई ना कोई बचपन में या फिर कभी, जिसकी वजह से वो नर्व्स कट जाती हैं, जिनकी वजह से सीमन बाहर निकलता है। जो मसल्स हैं वो बेसिकली पैरालाइज हो जाती हैं। तो कुछ काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं इनमें से जिनको हम ठीक कर सकते हैं, पर जिनके अंदर परमानेंट डैमेजेस हो गए नर्व्स वगैरह में, उनमें यूजुअली हमें कुछ और थेरेपी यूज़ करनी पड़ती है, जिसके बारे में हम आगे इस सीरीज़ में चर्चा करेंगे मिलकर। चलिए, आई थिंक हमें अपने व्यूअर्स को एक क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये स्पर्म यानी कि शुक्राणु और सीमन यानी वीर्य में डिफरेंस क्या है? डॉक्टर रमन, जो ये वीर्य है, जो हम हमें सीमन कहते हैं, ये सारी ग्लैंड्स का एक कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है जो पानी निकलता है संबंध बनाते हुए, उसे हम सीमन कहते हैं। पर ये जो शुक्राणु हैं, ये स्पर्म्स हैं, जो सीमन का बहुत ही छोटा हिस्सा है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जो सीमन है वो ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और जो स्पर्म है वो टेस्टिस में बनते हैं। तो चलिए, ऑलिगोस्पर्मिया यानी जो स्पर्म्स कम होते हैं, ये हमें कैसे पता लगता है सीमन एनालिसिस में? डॉक्टर रमन, अगर हम WHO क्राइटेरिया की बात करें तो एक नॉर्मल सैंपल का काउंट हम मोर देन 15 मिलियंस पर ml लेते हैं। एनीथिंग बिलो 15 मिलियन इज़ डिटरमाइंड एज ओलिगोजोस्पर्मिया, और भी कम सैंपल का काउंट हो, जैसे 2 मिलियन 3 मिलियन, उसे हम सिवियर ओलिगोजोस्पर्मिया कहते हैं। बेसिकली मॉर्फोलॉजी क्या होता है इसमें? नॉर्मल सीमन, नॉर्मल स्पर्म कैसा होता है और उसमें क्या दिक्कत दिखती है हमें मॉर्फोलॉजी में जब हम चेक करते हैं? डॉक्टर रमन, अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है एक स्पर्म के लिए, बिकॉज मॉर्फोलॉजी बहुत कुछ डिसाइड करता है। अगर हम WHO क्राइटेरिया की बात करें तो उसके लिए हमें 4% नॉर्मल फॉर्म्स चाहिए एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पर्म कैसे दिखते हैं, देन दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो है हेड, मिड पीस एंड टेल। जो एक नॉर्मल स्पर्म है, उनका हेड, मिड पीस और टेल काफ़ी ठीक रहते हैं, जिसमें हम हेड को बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं, बिकॉज वी नो दैट द DNA इज़ देयर। तो और जो हम अब नॉर्मल कहते हैं, उसमें हेड में कहीं कहीं स्वेलिंग होगी, टेल में डबल पीस होंगे, मिड पीस में साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट्स होंगे। तो इनका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ज़रूर दिखता है। डॉक्टर रमन, जैसे कि कोई पेशेंट आए जिनका काउंट बहुत कम है, जिसे हम ओलिगोजोस्पर्मिया कहते हैं, ऐसे पेशेंट्स में लो काउंट होने का रीज़न क्या है? अगर हम बात करें ओलिगोस्पर्मिया की, यानी कि स्पर्म का काउंट कम हो जाए, तो इसके जो प्रमुख कारण हैं वो हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का बनना, टेस्टोस्टेरोन का कम होना, या कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके अंदर ये प्रोडक्शन ही बहुत कम हो जाती है। बट मेजॉरिटी पेशेंट्स में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, टेस्टिस के आसपास जो है हीट ज़्यादा होने की वजह से, या स्मोकिंग की हैबिट्स, या कोई और सब्सटेंस अब्यूज़ की हैबिट्स होने की वजह से, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से भी हमने देखा है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट काउंट पे पड़ता है। कोई रिसेंट फीवर भी आए तो भी 2-3 महीने के लिए काउंट्स कम हो सकते हैं। तो इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। पहले तो एक सीमन एनालिसिस रिपीट करना चाहिए और फिर जो भी कॉज एक एंड्रोलॉजिस्ट की सलाह से बने उसके ट्रीटमेंट को हमें स्टार्ट करना चाहिए। ऐसे कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, वेरिकोसील और कुछ आसपास इन ऑर्गन्स की बीमारी, जैसे कि इन्फेक्शन, जिसको हम मेल एक्सेसरी ग्लैंड इन्फेक्शन कहते हैं, यूजुअली इनकी वजह से भी ये काउंट्स जो हैं ये कम हो सकते हैं। सिमिलर रीजंस हमारे मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं, और इनमें से ज़्यादातर बीमारी ऐसी हैं जिनमें सबसे पहले ये मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी इफेक्ट होती है, उसके बाद फिर काउंट्स पे असर आता है। तो ये हैं कुछ मेन कारण जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं और जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब पेशेंट्स हमारे पास मेल इनफर्टिलिटी के साथ आते हैं तो एक बहुत ज़रूरी पैरामीटर होता है जिसके ऊपर हमारे डिसीजंस बेस्ड होते हैं, और ये होता है उनका सीमन एनालिसिस।
तो हम एक बार श्री से जानते हैं कि ये सीमन एनालिसिस एक तो देते हुए क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, और जब ये आपके पास सैंपल आता है तो इसमें फिर क्या प्रॉब्लम्स निकलती हैं? डॉक्टर रमन, आई थिंक सबसे पहली बात तो ये है कि जब पेशेंट आता है क्लिनिक में, उनको एक कोड दिया जाता है जो एक स्पेसिफिक कोड है पेशेंट के लिए, ताकि जो पेशेंट को एक डर लगा रहता है कि हमारा ही सैंपल है, किसी और का तो नहीं है, तो एक कोड स्पेसिफिक दिया जाता है और वो कोड लैब तक जाता है। कुछ बातें हैं जो पेशेंट को अपने माइंड में रखनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फर्स्टली वो एक अच्छी नींद लेकर आएँ। सेकेंडली एक एब्सटिनेंस पीरियड मेंटेन करना होता है जिसे हम 3 to 5 डेज़ का कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ना उन्हें मास्टरबेट करना है ना सैंपल रिलीज़ करना है 3 to 5 डेज़ में, ताकि एक रिज़ल्ट में वेरिएशन ना आए, ना दिखे। और थर्डली है कि सैंपल जो कंटेनर दिया जाता है सैंपल कलेक्शन के लिए, सैंपल उसमें ही कलेक्ट किया जाए, और ये ध्यान रखना है कि सैंपल उसके बाहर ना गिरे। अगर गिरता भी है तो इन्फॉर्म करना है। एग्जैक्टली। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सीमन एनालिसिस, हम उस जो सीमन सैंपल है उसका जांच करते हैं जिसे हम सीमन एनालिसिस कहते हैं। और ये एनालिसिस बेसिकली डिवाइडेड है मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में, जहाँ पे पहले एनालिसिस में उसका कलर देखा जाता है, उसका पीएच चेक किया जाता है, उनके अलग ही सिग्निफिकेंस हैं। एंड देन कम्स द माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, जिसमें हम उसका काउंट, मोटिलिटी, वाइबिलिटी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी देखते हैं। श्री, बहुत सारे पेशेंट्स को एक कन्फ्यूजन रहता है कि जब वो एक पैथोलॉजी लैब से अपना सीमन का रिपोर्ट कराते हैं वर्सेस जब वो एक एंड्रोलॉजी लैब से सीमन का रिपोर्ट कराते हैं, तो बहुत डिफरेंसेस आते हैं। ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं श्री? डॉक्टर रमन, फर्स्टली जो एक IVF यूनिट है उसमें एक बहुत ही डेडिकेटेड और सर्टिफाइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं जो ये सैम्पल्स को टेस्ट करते हैं। पैथोलॉजी में ये हो सकता है कि एक बैच सैम्पलिंग की वजह से वो इतना डीपली स्पर्म को चेक या टेस्ट नहीं कर पाते। हम यहाँ IVF यूनिट में एक जो डेडिकेटेड एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं जो देखते हैं सैम्पल्स, वो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो भी टेस्ट होते हैं, और एक एनालिसिस में कम से कम वी गिव अबाउट 30 to 40 मिनट्स पर एनालिसिस, जिसमें जैसे मैंने कहा माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया जाता है। डॉक्टर रमन, जैसे ये सारी इश्यूज़ हैं पेशेंट्स में कि ओलिगो है, एस्टेनो है, ऐसे पेशेंट्स में अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाती है तो इनके क्या रीज़न्स है या क्या ट्रीटमेंट है? एक्चुअली बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें हम बहुत लाख कोशिश करते हैं, बहुत महीनों तक ट्रीटमेंट देते हैं, बट उनके अंदर कुछ बीमारियां तो इतनी सीवियर फॉर्म में जा चुकी होती है, बहुत लंबा इन्फेक्शन चल रहा होता है, या उनके डेवलपमेंट में उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कुछ कमियां रहती हैं, या जेनेटिक कारण होते हैं जिसकी वजह से दवाइयों से लाख कोशिशों के बावजूद और कभी कभी सर्जरीज करने के बावजूद भी स्पर्म्स बाहर नहीं आते हैं। यूजुअली इन पेशेंट्स में हमें उनको बाईपास करना पड़ता है सिस्टम्स को, और इसको हम कहते हैं सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल। यानी कि जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है, वो फीमेल का एग निकालती है और हम फिर कुछ टिश्यू या फ्लूइड निकाल के यूजुअली एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर करते हैं। इसमें हम बेसिकली एक बहुत माइनर सा ऑपरेशन करते हैं, आमतौर पे ये एक लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है, जिनमें आते हैं पीसा, टीसा, माइक्रोटेसे, और कभी कभी हमें अल्ट्रासाउंड से भी कई बार स्पर्म्स को निकालना पड़ता है। सो काफ़ी बार जब हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं उसके बाद भी ऐसे हमने डिस्कस किया, हमें स्पर्म्स को रिट्रीव करना पड़ता है क्योंकि ट्रीटमेंट से उनको फ़ायदा नहीं होता, सीमेन में स्पर्म नहीं आ पाते। तो जब हम इनको रिट्रीव करते हैं तो फिर से एक बार एम्ब्रियोलॉजिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, जिसके बारे में हम शीली से समझते हैं। डॉक्टर रमन, जब डॉक्टर्स स्पर्म एक्सट्रैक्ट करके एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देते हैं, वी हैव अ वेरी स्पेशलाइज्ड एंड एडवांस्ड IVF लेबोरेटरी, जिसमें स्पर्म को टीज़ करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन केस इफ़ यू आर गेटिंग अ टीज़ा सैम्पल, और जैसे भी दिया जाता है उसमें से हम स्पर्म को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड देन वी हैव अ वॉशिंग प्रोसीजर, जिसमें से हम समाइनल फ्लूइड को अलग करके स्पर्म को अच्छी तरह से वॉश करके रखते हैं। एट द सेम टाइम हमें एग्स भी दिए जाते हैं फीमेल पार्टनर से, एंड ये एम्ब्रियोलॉजी लैब में रखे जाते हैं, इंक्यूबेट किए जाते हैं। एंड देन वी हैव अ स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप, जिसमें हम इन्हें कंबाइन करके एक एम्ब्रियो क्रिएट करते हैं। ये एम्ब्रियो को हम इंक्यूबेटर्स में कुछ दिन रखते हैं, उन्हें देखते हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, एंड देन वी सिलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द एम्ब्रियोज, और पेशेंट से डिस्कस करके या तो उन्हें वापस यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है या उसे हम फ्रीज कर लेते हैं। यानी अगर मैं सही समझूं तो स्पर्म का जो हमने फ्लूइड या जो टिश्यू निकाला है मैंने एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, वो जब मैं आपको देता हूँ तो आप उसमें से उस स्पर्म को अलग करते हैं और उसके फीमेल एग के साथ मिला के बेबी बना के वो बेबी का एक प्रीमेच्योर फॉर्म जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं उसे हम रखते हैं, उसको संभालते हैं और फिर उसको ट्रांसफर करते हैं। यस पेशेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है कि ये ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है क्या,
मतलब इसमें एक IUI क्या होता है, IVF क्या होता है, ICSI क्या होता है, कैसे अलग हैं ये आप एक दूसरे से? डॉक्टर रमन, IUI हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन को कहते हैं, जहाँ पे स्पर्म को वॉश करके जो फीमेल पार्टनर हैं उनके यूट्रस में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, जिसका परसेंट हम 15 से 20 तक मान के लेते हैं। जो IVF ICSI की हम बात करते हैं तो इनमें यही अंतर है कि जो इनका अप्रोच है फर्टिलाइजेशन का वो डिफ़र करता है। IVF इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे हम कन्वेंशनल मेथड से फर्टिलाइजेशन करते हैं, जहाँ पे अंडे और स्पर्म को साथ में लेकर हमें एक डिश में और एक मीडिया में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे स्पर्म को एग को खुद सिलेक्शन का मौका दिया जाता है, जहाँ पे अंडा खुद स्पर्म को सिलेक्ट करता है, विच इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। व्हेन वी टॉक अबाउट ICSI इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जहाँ पे एक स्पर्म को एम्ब्रियोलॉजिस्ट सिलेक्ट करता है एक माइक्रोस्कोप की मदद से और स्पर्म को उठा के सीधा अंडे में इंजेक्ट करता है, जिससे एक डिफरेंट अप्रोच आता है फर्टिलाइजेशन का, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन रेट ICSI के हायर होते हैं। तो श्री, जब हम इन प्रोसेस को चुनते हैं तो कैसे पता लगता है कि अब हमें IVF करना है या ICSI करनी है स्पेशली? डॉक्टर रमन, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है IVF और ICSI चुनते हुए। कन्वेंशनल IVF, जैसे मैंने कहा कि हम अंडे और स्पर्म को एक डिश में छोड़ देते हैं, उसके लिए हमें पेशेंट का भी फैक्टर काफ़ी देखना होता है कि ट्यूबल फैक्टर है, एज तो ज़्यादा नहीं है और स्पर्म हेल्दी है, काउंट अच्छा है और मोटिलिटी अच्छी है। बिकॉज जब हम छोड़ते हैं स्पर्म को एग्स के साथ, अल्टीमेटली उन्हें स्विम करके जाना होता है एग के पास तक और सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। बेसिकली ICSI पर हम तब जाते हैं बेसिकली जहाँ स्पर्म का फैक्टर थोड़ा ख़राब हो, जहाँ पे पेशेंट का एज ज़्यादा हो, बेसिकली जहाँ पे काउंट बहुत लो हो, जहाँ बिकॉज एम्ब्रियोलॉजिस्ट को एक एक स्पर्म उठा के एग में इंजेक्ट करने होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ICSI बनाई है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस सीरीज़ में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी शिली से मुझसे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा, ज़्यादातर कारण मेल इनफर्टिलिटी के वो ठीक किए जा सकते हैं या उनको बाईपास किया जा सकता है और बेबी किया जा सकता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। अगर आपके कोई सवाल हों इससे जुड़े हुए तो ज़रूर हमें लिखें और हम कोशिश करेंगे उनका जल्दी से जल्दी आपको जवाब देने का।